एपिसोड की शुरुआत 2010 से होती है, जहाँ पर जॉब मिलने के बाद दाई और जू की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी। वो लोग रहते यांजियो में थे और उनका ऑफिस बीजिंग में था, इसीलिए उन्हें हर दिन सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता था। यांजियो में ट्रैफिक बहुत होता था, इसीलिए बहुत देर वेट करने के बाद जाकर उन्हें बस मिलती थी। फिर मेट्रो से वो लोग बीजिंग पहुँचते हैं और फिर वहाँ से भागते हुए अपने ऑफिस। आधे रास्ते तो वो लोग सोते ही रहते थे। ऑफिस पहुँचने के बाद भी उन्हें 9 बजे से पहले आईडी सबमिट करना होता था। 1 मिनट की भी देरी होने पर उनकी सैलरी का थोड़ा पार्ट कट कर लिया जाता था। उनकी टीम का भी वही हाल था, सभी लोग टाइम पर काम में पहुंच ही नहीं पाते थे। हर दिन उन्हें कम से कम 1 मिनट की देरी हो जाती थी। इन सब चीज़ों से वो लोग थक चुके थे, इसीलिए वो लोग अपने बॉस साहब से उनकी जॉब को परमानेंट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन साहब इस पॉइंट पर फिल्म कंपनी के ओनर की परमिशन के बिना उनकी इंटर्नशिप खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वो उनकी टीम को एक कंपटीशन में अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाकर पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। अगर वो जीत गए तो कंपनी के अथॉरिटीज़ को उनकी जॉब परमानेंट करनी ही होगी। जिसके बाद ही सभी लोग शॉर्ट फिल्म बनाने के काम में लग जाते हैं। जहाँ चैन इस फिल्म की स्टोरी लिख रहा था, अब स्टोरी के हिसाब से उन्हें एक चाइना हांगकांग वाले रेस्टोरेंट वाइब चाहिए थी, जो सिटी में सिर्फ एक ही है। लेकिन वहाँ का ओनर उन्हें शूटिंग करने की परमिशन नहीं देता। पर फिल्म की बाकी चीज़ों का इंतजाम हो चुका था। चैन की गर्लफ्रेंड हुआंग जिस क्लोथिंग कंपनी में काम करती थी, वहाँ से वो फिल्म के लिए कपड़े चुरा कर लाई थी और शूटिंग होने के बाद उसे वो कपड़े वापस से कंपनी में रखने हैं। वही फिल्म का बजट भी कम था, इसलिए शियान की गर्लफ्रेंड लीना उन्हें 2000 युआन देती है। वैसे भी वो बहुत ही अमीर है, तो इतना तो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर ही सकती है। और बात रही शूटिंग लोकेशन की, तो रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें 1 दिन के लिए शूटिंग की परमिशन दे दी थी, क्योंकि वहाँ पर फिल्म बनने से उसके बिजनेस का भी फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। तो अब उनके पास स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से हांगकांग चाइना वाइब वाला रेस्टोरेंट भी था। अगले दिन से उनकी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग स्टार्ट होने से पहले वो अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम यांजियो फॉलन एंजल रखते हैं। टेबल क्लॉथ को ही बैनर की तरह यूज़ करके उनकी पूरी टीम का एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं, जो कि उनकी प्रोडक्शन हाउस का पहला ग्रुप फोटो है। इस ग्रुप फोटो में लीना और हुआंग भी मौजूद थी, क्योंकि लीना ने उनकी फिल्म के लिए पैसे दिए थे और हुआंग उनकी फिल्म की हीरोइन बनी थी। साथ ही एक्शन क्लैप बॉक्स पर वो सभी अपना अपना नाम निशानी के तौर पर लिखते हैं। जिसके बाद उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। कहानी अब फिर से 2024 में आती है, जहाँ पर शेन ऑफिस में एक पर्सन को उनके कंप्यूटर के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है, इसीलिए वो उसे पकड़कर उस पर चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर दाई आकर उसे रोकती है, क्योंकि वो पर्सन उनकी फिल्म कंपनी का चेयरमैन मिस्टर बोंग है। उनकी रियल आइडेंटिटी जानकर शेन उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसे गलत कैसे ना समझती, क्योंकि वो तो दाई के कंप्यूटर पर अपनी फ़ोटो लगा रहा था। तब दाई शेन को वॉलपेपर पर कोई फ़ोटो लगाने को बोलती है। इस दौरान बोंग दाई को अपने साथ डेट पर चलने के लिए इंसिस्ट करता है, क्योंकि वो उसे काफ़ी पसंद करता था। लेकिन दाई सिर्फ उसके साथ एक प्रोफेशनल रिश्ता ही रखना चाहती थी। उन दोनों की ये सारी बातें शेन अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लेती हैं। फिर जब शेन वॉलपेपर बदल रही थी, तभी दाई की नज़र उनकी टीम की उसी ग्रुप फोटो पर जाती है जिसमें वो खो सी गई थी। फिर मौका देखकर शेन दाई से जू के बारे में और इस फोटो के बारे में पूछती है। तब दाई बताती है कि ये फ़ोटो उनके पहले प्रोडक्शन हाउस का ग्रुप फोटो है। यहाँ पर दाई जू को सिर्फ अपना एक कलीग बताती है, जो चीज़ शेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। इस बारे में वो टोंग को भी बताती है। शेन का तो यही सोचना था कि दाई ने जू को पैसों के लिए छोड़ दिया होगा और अब उसका रिलेशन मिस्टर बोंग के साथ होगा, पर उन्होंने जितने वीडियोस में देखा था, दाई और जू का 2010 में ब्रेकअप हो चुका था। तो अगर 2010 के विंटर के टाइम दोनों शूटिंग कर रहे थे, मतलब कि उनका पैचअप फिर से हुआ था। पर अभी जो दाई के साथ दिखाई क्यों नहीं देता, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। यही सब चीज़ें उनके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रही थी। कहानी अब फिर से 2010 में आती है, जहाँ पर इनकी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी थी। जो बात दाई अपनी मॉम को खुशी से बताती है, पर यहाँ पर वो दाई को भी खुद से कुछ करने की एडवाइस देती है। सिर्फ जू का साया बनकर रहने से तो लाइफ में काम नहीं बनेगा ना। पर दाई अपनी मॉम की इस बात को इग्नोर कर देती है। इस पॉइंट पर तो वो जू की खुशी में ही बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ दिनों बाद अब कंपटीशन का दिन आता है और लकीली उनके बनाए गए शॉर्ट फिल्म को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। जू फिल्म का डायरेक्टर था, इसीलिए उसे प्राइज़ लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। स्टेज पर पहुंचकर वो एक एक करके अपनी पूरी टीम को इंट्रोडक्शन देकर उन्हें वहां पर बुलाता है। जब दाई को बुलाने की बारी आती है, तब बैंकर उससे माइक ही छीन लेता है और फिर कंपनी के चेयरमैन दाई के बिना ही उन्हें अवार्ड देती है। इस तरीके से दाई फिल्म का हिस्सा होकर भी किसी आउटसाइडर की तरह ऑडियंस के बीच बैठी हुई थी। जिस चीज़ का उसे बुरा तो लगता है, पर वो इसे इग्नोर कर देती है और जू की खुशी पर उसके पहले सक्सेस को उसके साथ काफ़ी इंजॉय करती है,
ये सभी लोग अब पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये लोग पहले अवार्ड को हाथ में लेकर एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग एक साथ काम करके उनकी इस यांजियो फॉलन एंजल प्रोडक्शन टीम को आगे लेकर जाएंगे और फ्यूचर में इस प्रोडक्शन कंपनी को अलग से स्टैब्लिश करेंगे। कुछ ही दिनों में वो लोग पक्के दोस्त बन चुके थे। सभी के फिल्म लाइन से रिलेटेड अपने अपने सपने थे। सभी लोग अपने अपने सपनों के बारे में बात करने लग जाते हैं। जब दाई के सपने की बारी आती है तो वो सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं कि कैसे उनके हिसाब से दाई का सपना जू की वाइफ बनना है। हालांकि 2008 में एक बार दाई ने इसे सपने के बारे में अपनी रूममेट्स को बताया था, लेकिन अब उसे ये चीज़ इंसल्टिंग लग रही थी। उसका भी कोई तो सपना होगा ही, लेकिन अपने गोल को लेकर वो इस पॉइंट पर क्लियर नहीं थी। अगले दिन उनकी शॉर्ट फिल्म के ऑफिस में स्क्रीनिंग होती है। शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में उनके रेगुलर एम्प्लॉय नहीं जीत पाए थे, लेकिन जू की टीम इंटर्न होकर भी जीत गई थी। इस चीज़ से कंपनी के चेयरमैन काफ़ी नाराज़ दिख रही थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनकी फिल्म को कॉपी और ख़राब बता रहे थे। भले ही उन लोगों ने खुद के दिमाग से ओरिजिनल फिल्म बनाई हो, वहाँ सिर्फ जाओ ही उन्हें सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सिर्फ उसके सपोर्ट करने से कुछ भी नहीं होता। उनको अवार्ड मिलने से चेयरमैन तो इतनी नाराज़ थी कि वो उनका इंटर्नशिप ख़त्म करने से मना कर देती है। तो इस बात से गुस्सा होकर श्वान वही इंटर्नशिप की आईडी फेंक कर जॉब से क्विट करके चला जाता है। आखिर वो इस कंपनी में अपना टाइम क्यों वेस्ट करे। उन्होंने 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद प्रमोशन करने का प्रॉमिस किया था और उन्हें एक बिग बजट की मूवी में काम देने का भी प्रॉमिस किया था, लेकिन रियलिटी तो ये है कि उन्हें इंटर्न के नाम पर स्लेव चाहिए। उसके बाद रात को वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जो कि उनका रेगुलर अड्डा था। आज उनके साथ चेन की गर्लफ्रेंड हुआंग भी आई थी। वहाँ पर वो लोग श्वान को काम छोड़ने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें एक साथ काम करके अपनी प्रोडक्शन कंपनी को आगे बढ़ाना है और अपने सपने पूरे करने हैं। पर श्वान का मानना था कि वो भी कब तक अपने सपनों के लिए ऐसे बेकार की कोशिश करता रहेगा। उसके पेरेंट्स बहुत ही ओल्ड हैं और उन्हें उसका साथ चाहिए, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर अपने विलेज वापस जाकर आखिरी टाइम तक अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहता है। वैसे भी बीजिंग के बड़े बड़े लोगों को उनके जैसे छोटे लोगों के टैलेंट नज़र नहीं आते। श्वान की प्रॉब्लम देखकर वो सभी उसे बीजिंग में रुकने के लिए फोर्स नहीं कर पाते और उसके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। पर अब श्यान भी सब कुछ छोड़कर अपने होम टाउन वापस जाकर अपना फैमिली बिजनेस संभालने की और लीना से शादी करने की बात कहता है, क्योंकि आखिर वो भी अपने सपने के लिए कब तक लीना का टाइम वेस्ट करता रहेगा। वो तो उससे इतना प्यार करती है कि पूरी लाइफ उसके लिए वेट कर सकती हैं, लेकिन जब उसके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर वो ऐसे सपने को पूरा करने के नाम पर लीना की लाइफ नहीं ख़राब कर सकता। इसीलिए वो भी अपने होम टाउन वापस जाकर फैमिली बिजनेस संभालेगा और लीना से शादी करके खुश रहेगा, जिसकी ये बात उन सभी को सही लगती है। इसीलिए वो लोग बीजिंग में रुकने के लिए उसे फोर्स नहीं करते। पर यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि चेन भी अब उनके साथ काम नहीं करने वाला था, क्योंकि उसकी रेगुलर जॉब लग चुकी थी। ऑफिस में एक लड़की है डैन, जिसने कि एक बार उन्हें 40 युआन देकर एक वीडियो बनाने के लिए कहा था। वो चेयरमैन की कोई रिलेटिव लगती है और उसका कंपनी में बहुत कनेक्शन भी है। उसी कनेक्शन का यूज़ करके डैन ने उसकी जॉब परमानेंट करवा दी थी, लेकिन उसके बदले चैन उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था, क्योंकि डैन उसे पहले से बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उसे पाने के लिए ही उसने उसकी जॉब रेगुलर करवा दी। ये बात सुनकर दाई गुस्से में चैन को एक थप्पड़ मारती है। उसने सिर्फ अपनी पूरी टीम को नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी धोखा दिया था, वो भी सिर्फ एक जॉब के लिए। हुआंग के लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, फिर भी वो चैन को कुछ बुरा नहीं बोल रही थी। वो सिर्फ उसे एक अच्छा फिल्म राइटर बनते हुए देखना चाहती थी। भले ही चैन के उस फ्यूचर की सक्सेस का वो पार्ट ना हो, लेकिन चैन की इस हरकत से शानदाई और बाकी सभी लोग उसे बुरा भला बोलने लग जाते हैं। पर चैन के मुताबिक वो अपने डिसीजन को लेकर कोई भी रिग्रेट नहीं कर रहा है। आखिर इतने साल स्ट्रगल करके वो क्या कर पाया है। वो आज तक ना ही खुद को ना ही अपनी गर्लफ्रेंड और पेरेंट्स को कुछ प्रोवाइड कर पाया। अगर अपना सपना पूरा करने के लिए उसे किसी रिच पावरफुल लड़की का बॉयफ्रेंड बनना पड़े तो उसमें बुराई क्या है। उसके पास ना तो शान जैसे पैसे और ना ही बैकअप में कोई फैमिली बिजनेस। अब उनकी ये लड़ाई यहाँ पर बढ़ती ही जा रही थी। तब जो एक ग्लास तोड़कर उन सब का झगड़ा रोकता है और सब कुछ बोलकर उनकी प्रोडक्शन टीम की आखिरी पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर डैन अपनी कार लेकर चैन को पिक करने आती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हर्ट हुआंग हुई थी। उसने सालों से चैन का स्ट्रगल में उसका साथ दिया था, उसे हर तरह से सपोर्ट किया, लेकिन आज उसी ने सक्सेस पाने के लिए उसे छोड़ दिया। इसलिए रोते रोते वो भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैन भी डैन के साथ जाने वाला था। तब वो उसे लास्ट वार्निंग देता है कि अगर वो उन्हें छोड़कर आज डैन के साथ गया तो उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। पर चैन सक्सेस के पीछे इतना पागल हो चुका था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही छोड़ दिया, तो दोस्त क्या चीज़ है। वो उन्हें इग्नोर करके डैन के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद शॉ भी चला जाता है और कुछ देर बाद श्वान भी उन्हें हमेशा के लिए बाय बोलकर अपने विलेज के लिए निकल जाता है।
एक पल में ही उनकी प्रोडक्शन टीम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। इस तरह उनकी पहली प्रोडक्शन कंपनी की एंडिंग हुई। एक साथ मिलकर एक सक्सेसफुल शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद भी उनकी टीम एक साथ नहीं रह पाई। अब सिर्फ जू और दाई बचे हुए थे, जिन्हें एक साथ मिलकर अपने सपने पूरे करने थे। उस रात के बाद वो सब अपने अपने रास्ते चले गए थे, लेकिन उनके फ्यूचर में कुछ और ही लिखा हुआ था। शाओ ने अपने प्रॉमिस के मुताबिक लीना से शादी कर ली और 2025 में वो अपने फैमिली बिजनेस का चेयरमैन बना। अब उनका फैमिली बिजनेस और भी ज़्यादा सक्सेसफुल है और दोनों एक साथ हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। वहीं शुआन अब एक वर्ल्ड फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन चुका है। उसके काम के लिए उस पर बुक लिखी गई है और उसकी बायोपिक भी बनी है। कई सारे अवार्ड्स भी उसे मिले हैं। अपने पेरेंट्स के आखिरी टाइम तक उसने एक अच्छे बेटे की तरह उनका ख्याल रखा। फिर उनकी मौत के बाद उसने अपना सपना पूरा किया और आज वो पूरी दुनिया घूमकर अपना काम कर रहा है। बात करें चैन की, तो उसने डैन के साथ शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन डैन ने कभी अपना करियर नहीं छोड़ा। पूरा घर और बच्चे चैन ही संभालता है। इस चक्कर में वो अपना राइटर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाया। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड हुआंग को धोखा देने का कर्मा उसे मिल चुका था और हुआंग अब एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर है जो कि काफ़ी अमीर भी है। और दाई और जू के फ्यूचर का क्या हुआ है तो हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी अब वापस से 2024 बीजिंग में आती है, जहाँ पर टोंग शेन को दाई का एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता है, जहाँ पर दाई के डिनर टेबल का एक फ़ोटो था, लेकिन इस फोटो में मौजूद वाइन ग्लास में दाई के साथ किसी और पर्सन का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था, जो कि दाई के बहुत ही करीब था और उस पर्सन ने कैप पहनी हुई थी। तब जाकर शेन को याद आता है कि ये कैप तो ज़्यादातर टाइम लिन नाम का एक फेमस एक्टर पहनता है, जिसने दाई की फिल्म्स में पहले भी काम किया है और अब भी एक फिल्म वो दाई के साथ कर रहा है। उनके इन्हीं बातों के बीच अगले दिन पेपराजी दाई और लिन की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिसमें लिन का फेस तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन दाई जिस पर्सन का हाथ पकड़कर जा रही थी उसने कैप पहना हुआ था। इसीलिए सभी लोग उसे लिन ही मानने लगते हैं और देखते ही देखते एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। कहानी अब वापस से 2011 में आती है, जहाँ पर दाई और जो की पूरी टीम के अलग हो जाने के बाद वो सिर्फ कंपनी में लंच बॉक्सेस ही बांटने के लिए काम कर रहे थे। उन्हें कोई भी फिल्म से रिलेटेड ढंग का काम नहीं दिया जाता था। अगर घर का बिल और बाकी खर्चों की बात नहीं होती तो वो दोनों कब की जॉब छोड़ देते। लकीली उस दिन उनके बॉस साहब खाना नहीं खा रहे थे, इसलिए उनका महंगा खाना उन्हें खाने को मिल जाता है। फिर दोनों शूटिंग की लोकेशन के पीछे बैठकर अकेले उस खाने को एंजॉय करते हैं। तभी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर जाओ आता है, जो उन दोनों से कुछ बात करना चाहता था। उन्हें लगता है कि जाओ का महंगा खाना खाने की वजह से जाओ उन पर गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो उन्हें काम ऑफर करना चाहता था। वो खुद भी इस कंपनी को छोड़कर अपनी एक फिल्म कंपनी स्टार्ट करने वाला था। वो चाहता था कि उनकी न्यू कंपनी में जू डायरेक्टर और दाई भी उनके अंडर काम करे और वहाँ पर सैलरी उनकी अभी जो सैलरी है उससे उन्हें 1000 युआन ज़्यादा दिया जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी मौके का तो वो दोनों वेट कर रहे थे। शायद अब उन्हें उनका टैलेंट दिखाने का मौका मिल गया था। कुछ दिनों बाद जू के कहने पर दोनों अपनी करंट जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं। वैसे भी दोनों इंटर्नशिप से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। दोनों को थोड़ा डर तो लग रहा था, अगर जू की नई कंपनी से उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ तो कहीं पहले जैसे दोनों को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस ना करना पड़े। लेकिन किसी भी सपने को पूरा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है, इसीलिए दोनों मन लगाकर जू की नई फिल्म कंपनी में काम करने लगते हैं। जल्दी ही जू उन्हें किमची यार फिल्म करने का काम देता है, जिसका डायरेक्टर और राइटर जू था और कॉस्ट्यूम, लोकेशन, एक्ट्रेस से लेकर सब चीज़ें दाई मैनेज कर रही थी। जू तो काम से पहले नर्वस फील कर रहा था, लेकिन दाई से मिली मोटिवेशन से उसमें फिर से हिम्मत आ जाती है और कुछ ही टाइम में जू एक सक्सेसफुल किमची आर्ट फिल्म पूरी कर लेता है। एज ए डायरेक्टर उसके करियर की शुरुआत देखकर दाई बहुत ही ज़्यादा खुश थी, यहाँ तक कि उसने एक्शन क्लैप में भी जू का नाम लिखकर उसे दिखाया था। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उन्हें ना जाने कितना कुछ झेलना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी और आज जाकर उनके टैलेंट को रिस्पेक्ट दी जा रही थी। कहानी फिर से 2024 में आती है, जहां पर टोंग की सीनियर उसके मना करने के बाद भी शादी के लिए उसे एक लड़की से मिलवाने के लिए ले जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यीशु थी, टोंग की कॉलेज क्लासमेट। दोनों एक दूसरे के क्लासमेट थे, इसीलिए आज के दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का सोचते हैं। जहाँ पर बातों बातों में यीशु को आज जाकर पता चलता है कि टोंग शेन का बॉयफ्रेंड नहीं है। उस दिन तो यीशु को चढ़ाने के लिए शेन ने टोंग की गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया था। ये सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो टोंग को पसंद करने लगी थी। वो उसे फिर से मिलने का प्रॉमिस करके चली जाती हैं। दूसरी तरफ शेन की लाइफ पूरी मेस चल रही थी।
उसके मॉम और डैड दोनों का अफेयर चल रहा था। ऊपर से उसकी मॉम शन के फादर को डिवोर्स देना चाहती थी। वो इस मैटर में शन को सीरियस होने के लिए कहती हैं, नहीं तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसके फादर की मिस्ट्रेस के बच्चों को मिल जाएगी। पर शन अपनी मॉम की इन बातों को इग्नोर कर देती हैं। वैसे भी उसके मॉम और डैड दोनों के साथ ही उसका कोई अच्छा रिलेशन नहीं था। उनके झगड़े, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ने शन का पूरा चाइल्डहुड ही बिगाड़ दिया था। कभी भी उन दोनों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए अब शन को शादी या फिर प्यार जैसी चीज़ों से नफरत है। वो अपनी लाइफ फ्रीली और अकेले बिताना चाहती है। कहानी फिर से 2011 में आती है, जहाँ पर जू के पहले एड फिल्म की एडिटिंग से लेकर पोस्टर का काम सब कुछ पूरा हो चुका था। पोस्टर में अपना नाम ऐसे डायरेक्टर देखकर जू के साथ दाई काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वहाँ पर दाई का नाम कहीं भी नहीं था। इस बारे में दाई जू से पूछने वाली थी, तभी उन्हें उनका बॉस जाओ कैबिन में बुलाता है उस किमची एड फिल्म को इस प्रोडक्ट की ओनर के साथ देखने के लिए। ओनर को ये ऐड बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो जू के काम की काफ़ी तारीफ़ करती है। मिस्टर जाओ भी उसके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और वो जू को आगे इसी तरीके से अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को डिनर पर लेकर जाते हैं। उन दोनों का प्यार देखकर जाओ को भी अपने यूथ का टाइम याद आ जाता है, जब उसे भी एक लड़की से प्यार था, पर तब उसके स्ट्रगलिंग डेज चल रहे थे। जिसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और उस लड़की की कहीं और शादी हो गई। इसीलिए जाओ यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे की केयर करने और जल्दी शादी करने की एडवाइस देता है। उनके हिसाब से दाई बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो कोई भी लड़का उसे छीन कर ले जा सकता है। लेकिन जू इस पॉइंट पर अपने करियर पर पहले फोकस करना चाहता था, उसके बाद वो शादी का सोचेगा। दाई को भी इस बात का बुरा नहीं लगता, वो भी जू की इस बात को सपोर्ट करती है। उसके बाद घर जाकर दोनों जे और यान के साथ मंथली बजट डिस्कस करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जे की भाई ने पढ़ाई छोड़ दी है और एक बिज़नेस खोलने के लिए उसे 50,000 युआन जे से मांगा है। वो बड़ी बहन है, इसीलिए उसे अपने भाई की हेल्प करनी ही होगी। यान तो इस चीज़ से गुस्सा था, क्योंकि जे के साथ उसकी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, पर जे खुद इतनी मेहनत कर रही है। पर उसने तो अभी से अपना पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया है कि वो 1 साल के अंदर जिम खोल लेगा और उसने अभी से बहुत सारे क्लाइंट बना लिए हैं। 1 साल बाद वो जे से शादी करेगा। शादी की बात आते ही जू भी जे और यान के साथ सेम डे को दाई से शादी करने की बात कहने लग जाते हैं, जो आइडिया उन दोनों को काफ़ी पसंद आता है। एक ही दिन में अगर चारों दोस्त शादी करेंगे तो कितनी अच्छी मेमोरी होगी। पर दाई इस चीज़ में ऑब्जेक्शन उठाती है, क्योंकि कुछ ही देर पहले जू के साथ डिनर के दौरान जू ने शादी से पहले अपना करियर बनाने की बात की थी और अब वो इतनी जल्दी यहाँ पर ये बात भूल गया। लेकिन जू के मुताबिक वो भूला नहीं है। वो 1 साल के अंदर फेमस डायरेक्टर बनकर दाई से शादी करेगा। पर शादी की बात से दाई में कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती, जैसे कि जू की आंखों में आ रही थी। लेकिन करियर की बात करें तो जू के डायरेक्शन में बनी हुई हर एड फिल्म क्लाइंट को काफ़ी पसंद आ रही थी। जू और दाई को अपनी कंपनी में काम देने को लेकर मिस्टर जाओ भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इन दोनों की वजह से उनकी कंपनी फेमस हो रही थी, उन्हें और ज़्यादा काम मिल रहा था। उसके बाद जब जू अपना काम करने के लिए जाता है, तब जाओ दाई को अपने कैबिन में रुकने के लिए कहता है। उन्हें पता था कि दाई के काम को अब तक रिकॉग्निशन ना मिलने से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। डायरेक्टर तो जू बनाए हैं, लेकिन दाई सिर्फ उसका साया बनकर रह रही है। मिस्टर जाओ चाहते थे कि दाई खुद का भी टैलेंट यूज़ करके अपना भी नाम बनाए, सिर्फ जू के पीछे पीछे काम ना करे। इसलिए मिस्टर जाओ दाई को एक मूवी ऑफर करते हैं, जिसकी डायरेक्टर वो होगी। दाई को भी एक मौके की तलाश थी, इसलिए वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसी दिन उन्हें बर्लिन आर्ट फिल्म फेस्टिवल के बारे में पता चलता है। जू के साथ साथ ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ को तो यही लग रहा था कि इस बार जू को उनकी फिल्म कंपनी की तरफ से मिस्टर जाओ बर्लिन लेकर जाएंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। वो इस काम के लिए दाई को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि उसको इंग्लिश आती थी और उनको वहाँ पर एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। उनके जाने के बाद मिस्टर जाओ जू को पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने को बोलते हैं, जो देखकर ही लग रहा था कि जू को इस चीज़ का बुरा लग रहा है। एड फिल्म उसने बनाई थी, तो उसे बर्लिन जाने का मौका मिलना चाहिए। फिर भी दाई तो वहाँ पर जा रही है, इसीलिए वो इस मामले में ज़्यादा नहीं सोचता। कुछ दिनों बाद जब दाई मिस्टर जू के साथ बर्लिन फेस्टिवल जाने के लिए निकल रही थी, तब जू अपनी तरफ से उसे कुछ पॉकेट मनी देता है। एज अ मैन अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ को पॉकेट मनी देना एक मैन के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड चीज़ होती है, जो कि जाओ के लिए भी थी, क्योंकि कुछ साल पहले तो उसे दाई के पैसों पर डिपेंड रहना पड़ता था, पर अब वो कम से कम उसकी छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल खुद रख सकता था।
वैसे ही जू से मिले पैसों को देखकर दाई उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती है। उसके बाद कहानी 2024 में आती है, जहाँ पर लिन का मैनेजर होंग दाई से मिलने उसके ऑफिस में आया हुआ था। वो चाहता था कि दाई मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दे कि उसके साथ वो पर्सन लिन नहीं था, और अगर लिन को वो ये अपकमिंग मूवी करते हुए देखना चाहती हैं तो फिल्म की डायरेक्टर ना बने, जितना हो सके वो उससे दूर रहे। इस बात से दाई ऑफेंड हो जाती है। ये फिल्म उसी ने शुरू की है, उसका भी पैसा इस फिल्म में लगा हुआ है, तो भला इस फिल्म का वो पार्ट क्यों नहीं होगी। और उसके हिसाब से लिन एक डरपोक है, इसीलिए ब्रेकअप की बात खुद करने नहीं आ सका। उसने होंग को उसके पास भेज दिया, पर होंग के मुताबिक लिन एक आइडल है। आइडल्स अगर रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो उनकी फीमेल फैंस नाराज़ हो जाएगी, जो लिन के लिए काफ़ी बुरा है। दाई को ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए थी। अब लिन को सिंगल दिखाने के लिए उसका दाई से दूरी बनाना ज़रूरी है, भले ही इसके लिए लिन को आधी फिल्म बीच में ही छोड़कर जाना पड़े। और दाई ना भूले कि इस फिल्म में होंग ने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ली तो ये पूरी फिल्म कंपनी बंद हो जाएगी। ये चीज़ दाई के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी। वो ये बात अपने चेयरमैन बोंग को बताती हैं। बोंग तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर इस फिल्म को किसी और अच्छे एक्टर के साथ शूट करना चाहता था, लेकिन लिन के सामने दाई को झुकने नहीं देना चाहता था। पर दाई उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसके पास एक दूसरा प्लान था। रात को वो बोंग को लेकर उसी पार्किंग लॉट में जाती है जहाँ पर उसके लिन के साथ पेपराजी ने फ़ोटो क्लिक की थी। दाई को अच्छे से पता था कि पेपराजी किस कार में छुपे हैं, जिसके बाद वो उनकी कार के सामने से बोंग का हाथ पकड़कर निकलती है और कुछ दूरी पर दोनों एक कपल की तरह एक्टिंग करने लगते हैं। बोंग तो इस नाटक को रियल बनाना चाहता था, क्योंकि वो दाई को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बोंग इस दौरान यहाँ पर दाई को किस करने वाला था, लेकिन दाई उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद अगले दिन पेपराजी दाई और बोंग को एक कपल का टैग देकर उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अब लोग दाई को बोंग की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, इसीलिए लिन की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई थी। जिसके बाद लिन फिर से दाई की फिल्म में काम करने लग जाता है, और आज होंग भी दाई से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था। दाई भी उसे काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही थी। ये चीज़ देखकर शन को काफ़ी गुस्सा आता है। उसके मुताबिक लिन ने दाई को धोखा दिया है, तो उसे इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। वैसे दाई को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो शन के सेटिस्फैक्शन के लिए लिन का कटआउट तोड़ देती है। पर शन कहाँ पर इतने में शांत होने वाली थी। वो दाई को एक हैमर देती है और खुद भी एक हैमर लेती हैं। फिर दोनों लिन के कटआउट पर अपना गुस्सा निकालने लग जाते हैं। सालों तक उन दोनों के साथ जिन भी लोगों ने बुरा बिहेव किया था, उन सभी को याद करके वो दोनों वहाँ पर मौजूद चीज़ें तोड़कर अपना गुस्सा निकालते हैं। इस चीज़ से दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है। देखा जाए तो दाई और शन की पर्सनालिटी सेम थी, इसीलिए तो दोनों की वाइब बहुत ही अच्छे से मैच हो रही थी। कुछ दिनों बाद हम यान को देखते हैं, जो कि जे को आज काम से जल्दी आने के लिए बोलता है। आज वैलेंटाइंस डे था। वो इस बारे में जे को बोलने ही वाला था, तभी जू रूम से डांस करते हुए निकलता है, क्योंकि आज बर्लिन से दाई आने वाली थी और वो उसके साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर पाएगा। ये सुनकर जे भी आज यान से जल्दी घर आने का प्रॉमिस करती है। यान फिर जे को उसके काम पर छोड़ने के लिए जाता है। इस दौरान जे के मना करने के बाद भी यान उसे प्यार से किस करते हैं। उसी दिन जॉब पर जे की सीनियर उसे और बाकी एम्प्लॉयज़ को बताती है कि आज एक वीआईपी कस्टमर आने वाला है और उसे उन लोगों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करना है, ताकि वो उनके शॉप से सबसे कॉस्टली कार्स खरीदे। और अगर उसे हमारी कोई भी बात बुरी लगी तो हमारी कार डीलर शॉप बंद करवाने का भी उसके पास पूरा पावर है। लेकिन वो पर्सन कैसा दिखता है ये उन्हें नहीं पता था, इसीलिए उन्हें आज आने वाले सभी कस्टमर्स पर नज़र रखनी थी। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी वो पर्सन शॉप पर नहीं आता। फिर जब जे घर जाने वाली थी तभी मिस्टर लाओ नाम का एक पर्सन शॉप में आता है, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल भी रिच पर्सन की तरह नहीं थे, इसीलिए बाकी लड़कियां उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती, उसे गरीब समझकर बात बात पर इंसल्ट करती हैं। लेकिन जे मिस्टर लाओ को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती हैं, उसका बैग भी उठाती हैं। फिर जब लाओ उसके बैग में मौजूद पैसे सभी को दिखाता है, तब जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो वही वीआईपी कस्टमर है। दूसरी तरफ दाई अपने बॉस मिस्टर जाओ के साथ बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से आ गई थी। वैसे तो फेस्टिवल 1 महीने तक चलने वाला था, लेकिन वैलेंटाइंस डे की वजह से वो 2 दिन पहले ही वापस आ गए थे। और फेस्टिवल के दौरान दाई मिस्टर जाओ की ट्रांसलेटर बनी हुई थी, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। अगर वो खुद ट्रांसलेटर हायर करते तो उसे काफ़ी फ़ीस पे करना पड़ता, पर दाई ने ये काम उनके लिए फ्री में किया था, इसीलिए इसके बदले मिस्टर जाओ दाई को एक डिज़ाइनर बैग गिफ्ट देते हैं और जल्दी घर जाकर जू के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ जू ने दाई को वैलेंटाइंस डे गिफ्ट देने के लिए एक लैपटॉप खरीदा था, जिसे देने के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड था। उसे टाइम दाई घर के अंदर आती है और यान और जे के लिए बर्लिन से लाए हुए गिफ्ट यान को देती है, क्योंकि अभी तक जे घर नहीं आई थी।
फिर वो जू से मिलकर उसे भी एक गिफ्ट देती है। साथ ही जू ने जो उसे पॉकेट मनी दी थी वो पैसे भी उसने खर्च नहीं किए थे, इसीलिए वो उन पैसों को उसे वापस कर देती है। और मिस्टर जू ने जो उसे डिज़ाइनर बैग गिफ्ट किया था वो खुशी से उसे दिखाती है, जिस बैग का प्राइस 20,000 युआन से भी ज़्यादा था। उसका प्राइस सुनकर जू को अपना गिफ्ट दाई को देने में शर्म आती है, इसलिए वो लैपटॉप ड्रॉर में छुपा देता है। अगले दिन अब जेई से मिलने के लिए मिस्टर लाओ शॉप में आता है, जो उसे चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर पैसे गिफ्ट देता है। पर इसी तरीके से चाइनीज न्यू ईयर पर पैसे सिर्फ रिलेटिव और फ्रेंड्स एक दूसरे को देते हैं, इसीलिए जेई मिस्टर लाओ से पैसे लेने से मना कर देती है। लेकिन इस तरह लाओ नाराज हो जाएगा, जो कि उनकी शॉप के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उसके सीनियर के इशारे पर उसे उन पैसों को लेना पड़ता है। अब क्योंकि लाओ को गरीब समझकर बाकी लड़कियों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, सिर्फ जेई ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया, जो चीज़ उसे काफ़ी पसंद आई थी। वो समझ गया था कि जेई बाकी लड़कियों की तरह पैसों की लालची नहीं है। उसकी ये काइंडनेस देखकर लाओ जेई के प्यार में पड़ चुका था। जिसके बाद कहानी 2024 में आती है, जहाँ पर ऑफिस में शेन के लिए कुछ सामान आया हुआ था। उसे खोलकर देखने पर वहाँ उसके घर का सामान मिलता है। जब वो इस बार में अपनी मॉम से पूछती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वो उसके फादर से डिवोर्स लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने वाली है और उसके फादर भी अपनी मिस्ट्रेस के साथ रहेंगे, तो घर में शेन के लिए कोई भी जगह नहीं है। उसे तो वैसे भी अपने हक की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, तो वो अपनी रहने की जगह आप खुद ढूंढ ले। ये सुनकर शेन हर जगह से फंस चुकी थी। उसके पास रहने की अब कोई भी जगह नहीं थी और टाइम पर उसके पेरेंट्स ने भी अपने फ़ायदे के लिए उसे छोड़ दिया था। इस बारे में सोचकर वो काफ़ी परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर दाई आकर उसे चोंगिंग सिटी के लिए 2 टिकट बुक करने को बोलती है। वहाँ पर उसकी एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है और शेन उसकी असिस्टेंट है, तो उसे भी उसके साथ जाना पड़ेगा, जो सुनकर शेन काफ़ी खुश थी। एक तो कुछ दिन के लिए उसके रहने का इंतज़ाम हो जाएगा और दूसरा चोंगिंग में जाकर वो टोंग से मिल पाएगी। कहानी अब फिर से 2012 में आती है, जहाँ ऑफिस में सभी लड़कियाँ दाई का बैग देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी, क्योंकि अब तक उनके पास इतना कॉस्टली डिज़ाइनर बैग नहीं था। उस बैग को देखकर जू को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बॉयफ्रेंड होने के नाते उसे ये सारी चीज़ दाई को प्रोवाइड करनी है। लेकिन दाई का ध्यान तो उस बैग पर ज़रा भी नहीं था। उसका पुराना लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसी को लेकर वो परेशान थी। तब जू उसे वो लैपटॉप फाइनली गिफ्ट कर देता है। उस लैपटॉप में उसने उनकी आज तक की सभी वीडियोस, उनकी लव स्टोरी की मेमोरी स्टोर करके रखी हुई थी। तो दाई को ये सब दिखाने ही वाला था कि तभी मिस्टर जाओ दाई को अपने कैबिन में बुला लेते हैं। तो जू उनकी पुरानी वीडियोज़ अकेले ही देखने लग जाता है। दाई के साथ अपनी पुरानी लाइफ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। तब उनके प्यार में एक अलग ही पैशन था, जो कि आजकल कहीं पर खो गया था। और जू का दिया हुआ यही लैपटॉप दाई बाद में 2017 में एयरपोर्ट पर भूल जाएगी। फिर उनकी वही वीडियोस ईस्पोर्ट होटल में शेन और टोंग को मिलेगी। रात में अब हम देखते हैं कि दाई नशे की हालत में घर आती है। मिस्टर जाओ से बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलवाने के लिए लेकर गए थे। इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलकर दाई तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पर जू इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। अगले दिन फिर मिस्टर जाओ अपनी बिग बजट थिएटर मूवी का रिलीज अनाउंस करते हैं। उस मूवी का डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर वो जू को बनाते हैं। ये सुनकर जू के साथ साथ दाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ये उसकी पहली थिएटर रिलीज मूवी होगी, जो कि उसके करियर को और भी आगे लेकर जाएगी। ऊपर से मूवी में बड़े बड़े एक्टर्स काम करेंगे और दाई उस फिल्म में क्रिएटिव टीम की हेड होगी। अगले ही दिन से अब जू फिल्म की स्टोरी लिखने में लग जाता है और फिल्म के एक्शन सीन्स भी उसे बाकी मूवी से यूनिक बनाने थे। दाई को भी उसके स्टोरी आइडियाज़ बहुत ही पसंद आ रहे थे। पर अगले दिन जब जू मिस्टर जाओ से फिल्म के एक्शन सीन डिस्कस करने वाला था, तब मिस्टर जाओ फिल्म का काम दाई को कुछ दिनों के लिए संभालने को बोलकर जू को हॉस्पिटल ऐड शूट करने का काम देते हैं। वहाँ पर एक क्लाइंट कई दिनों से हॉस्पिटल के ऐड के बारे में बोल रहे हैं, तो उन्हें जल्दी उसका शूट पूरा करना होगा। जू को फिल्म का काम बीच में नहीं छोड़ना था। तब दाई उसे समझाती है कि फिल्म का डायरेक्टर वही है, उसके आने तक वो उसे फिल्म का काम संभालेगी और एज अ डायरेक्टर ऐड शूट करना भी जू का ही काम है, तो उसे कोई भी काम छोटा बड़ा होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जाओ को भी उसकी ये बात सही लगती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल का ऐड शूट करने में बिजी हो जाता है। पर वहाँ का ओनर जू के हर काम में दखल दे रहा था और उसके हिसाब से शूट करने को बोल रहा था। एक पल के लिए जू इस ऐड को छोड़ने के बारे में सोचता है, पर दाई उसे ऐसा करने से मना करती है, नहीं तो मिस्टर जाओ को बुरा लगेगा। उन्होंने उसे इतना बड़ा मौका दिया है अपना टैलेंट दिखाने का, तो उन्हें भी उनकी बात माननी चाहिए। इसीलिए अब जू दाई की बात मानकर हॉस्पिटल ओनर के हिसाब से पूरा ऐड शूट करता है। पर बाद में जाकर मिस्टर जाओ को वो ऐड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो जाओ को फिर से उसे शूट करने के लिए कहते हैं। इस चीज़ से जू काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिल्म के काम से दूर रखकर उसे ऐड शूट करवाया जा रहा था,
फिर भी जू को उनकी बात फॉलो करके इस टाइम सिर्फ एड शूट के काम पर ही लगना पड़ता है। ऊपर से आजकल मिस्टर जाओ कुछ ज़्यादा ही दाई पर ध्यान दे रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे, लोगों के सामने दाई की तारीफ किए जा रहे थे, जो चीज़ जू को काफ़ी इरिटेटिंग लगती है। एक रात ऑफिस के लोगों के साथ डिनर के बाद मिस्टर जाओ अपना कोट दाई को देते हैं, जबकि उस दिन इतनी ठंड भी नहीं थी। फिर जब उनकी वाइफ और बेटी वहाँ पर आते हैं तो मिस्टर जाओ उनके साथ घर चले जाते हैं। इस दौरान मौका देखकर जाओ दाई को मिस्टर जू से दूर रहने की एडवाइस देता है। हो सकता है कि उनका इंटेंशन उसके लिए बुरा हो, लेकिन दाई इस बात पर यकीन नहीं करती। मिस्टर जाओ की एक फैमिली है और वो सिर्फ एक काइंड पर्सन की तरह अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं। फिर भी जू के मन में उनको लेकर शक था, क्योंकि उनका बिहेवियर ऑफिस में काम कर रहे लड़कों की तरफ या फिर उसकी तरफ तो इतना केयरिंग नहीं था। अगले दिन अब जब जू हॉस्पिटल का एड शूट करने में बिजी था, तभी उसे दाई का कॉल आता है। ऑफिस में उनकी फिल्म को लेकर मीटिंग चल रही थी, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ फिल्म का डायरेक्टर जू वहाँ पर नहीं था। इसलिए दाई उसे जल्दी ऑफिस आकर मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बोलती है। कुछ देर में जू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मीटिंग ज्वाइन करता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टर जाओ ने उसे फिल्म से निकाल कर एक बड़े डायरेक्टर को फिल्म का डायरेक्टर बना दिया है। इस चीज़ से जू का दिल बिल्कुल ही टूट जाता है, वो मीटिंग से निकल जाता है। फिल्म में सडन चेंज दाई के लिए भी काफ़ी शॉकिंग था, पर वो इस बार में मिस्टर जू से कुछ पूछती। उससे पहले फिल्म से निकलने को लेकर जू मिस्टर जाओ के साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है। अगर उसे फिल्म में रखना ही नहीं था तो उसे बिग बजट थिएटर मूवी का डायरेक्टर बनाया क्यों? स्क्रिप्ट को लेकर उससे इतनी मेहनत क्यों करवाई? इससे अच्छा तो वो यहाँ का काम छोड़कर कहीं और काम कर ले, उसके टैलेंट को कहीं तो रिस्पेक्ट दिया जाएगा। लेकिन मिस्टर जाओ के मुताबिक जू में कोई टैलेंट है ही नहीं। अब तक उसने जितने भी काम किए हैं उस सब के अंदर दाई का हाथ है, उसकी क्रिएटिविटी है, दाई के अंदर रियल टैलेंट है। उसके सपोर्ट से ही जू थोड़ा बहुत काम कर पा रहा है, उसके बिना वो अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से मिस्टर जाओ दाई को उनकी कंपनी में काम करने को बोलते हैं, साथ ही वो अपनी अपकमिंग मूवी में दाई को एज ए डायरेक्टर काम देना चाहते थे। इसीलिए वो दाई को सोचने का एक मौका देते हैं कि उसे सिर्फ जू की गर्लफ्रेंड बनकर रहना है या फिर खुद का भी नाम बनाना है। जो सुनकर दाई तो ऑफिस में ही रुक जाती हैं, क्योंकि उसे खुद के लिए भी सोचना था, वो सिर्फ जू के लिए नहीं जी सकती। दाई का ये बदलता हुआ बिहेवियर देखकर जू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अकेला ही घर चला जाता है। रात को अब मिस्टर जाओ फिल्म में किए गए चेंजेस को लेकर दाई को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि फिल्म के इतने बड़े एक्टर्स और बड़े प्रोड्यूसर्स किसी नए डायरेक्टर के साथ नहीं काम करना चाहते थे। फिल्म में उन लोगों का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, किसी नए डायरेक्टर को लेना रिस्क की बात है। और बात रही उन्हें काम देने की, तो वो सिर्फ दाई को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, उसे बड़े मौके दे सकते हैं। इसीलिए अगली फिल्म में भी वो उसको ही डायरेक्टर बनाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि जू में कोई टैलेंट है। अभी के लिए उसे सिर्फ एड फिल्म ही बनानी चाहिए। तभी उन्हें हॉस्पिटल ओनर से पता चलता है कि जू तो शूट पूरा करने के लिए आया ही नहीं। इस बात से मिस्टर जू बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तब दाई उन्हें प्रॉमिस करती हैं कि जू की जगह वो ही शूट को कंप्लीट करेगी, जिसके बाद वो हॉस्पिटल एड शूट को डायरेक्ट करती है और उसे पूरा कंप्लीट करती है। जब रात को वो घर जाती है तो वहाँ पर उसे जू नशे की हालत में मिलता है, जहाँ वो उसे ब्रेकअप की बात कर रहा था, लेकिन दाई उसकी बात इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। लेकिन जू यहाँ पर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। उसे लगता था कि दाई उससे पहले की तरह प्यार नहीं करती, इसीलिए उनका ब्रेकअप करना ही सही है। पर यहाँ पर दाई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। उसे पता है कि जू ये सब नशे की हालत में बोल रहा है उसका अटेंशन पाने के लिए। तभी दाई लैपटॉप में उनकी पुरानी वीडियोस नोटिस करती है। उस टाइम पर उनका प्यार कितना प्योर था, कितना सच्चा था, दोनों में कितना अफेक्शन था। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल होती है। उसे वही टाइम फिर से जीने का बहुत ही मन हो रहा था, इसलिए वो जू को आई लव यू बोलती है। अब इतने दिनों बाद दाई के मुंह से आई लव यू सुनकर जू भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। दोनों काम और सक्सेस के पीछे अपना प्यार खोते जा रहे थे, इसीलिए आज थोड़े टाइम के लिए ही सही अपने पुराने प्यार को याद करके दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद कहानी फिर से 2024 में आती है, जहाँ पर दाई फिल्म शूट के काम से शन के साथ चोंगजिंग में आ जाती है। शूटिंग खत्म होने के बाद शन वहाँ पर टोंग से मिलती है, जिसने उसे वहीं पर बुला लिया था। वहाँ पहली बार टोंग दाई को अपने सामने देखता है। फिर जब दाई से उसकी बात होती है तो टोंग शन के साथ दाई को भी डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए दाई भी मान जाती है। वो लोग उस सिटी की सबसे फेमस हॉटपॉट रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें सीट के लिए कुछ देर वेट करना पड़ता है। इस दौरान दाई उन दोनों से उनका रिलेशन पूछती है, लेकिन दोनों ही इस सवाल से अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इसलिए शन वॉशरूम की तरफ जाती है और टोंग टेबल के लिए ओनर से बात करने चला जाता है। तभी दोनों यहाँ पर उस हॉटपॉट रेस्टोरेंट के किचन में जू को काम करता हुआ नोटिस करते हैं, जो देखकर दोनों शॉक थे।
इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।